नमस्कार, स्वागत है लाइव लर्न स्टडी में। मैं हूं सुनील राय। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में। आखिर क्रिप्स प्रस्ताव क्यों लाया गया? देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव लाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना की सिंगापुर, मलाया, रंगून में हार हो गई थी और भारत पर जापानी आक्रमण का संकट पूरी तरह से मंडरा रहा था, जिसके कारण भारतीयों के मन में यह विश्वास हो चला था कहीं ऐसा ना हो कि जापानी अंग्रेजों के कारण भारत में भी हमला कर दें। जिस समस्या को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने विश्वास दिलाने के लिए भारत में क्रिप्स प्रस्ताव लाई कि भारत में कुछ रक्षात्मक नीति अपनाया जाए जिससे भारतीयों का विश्वास जीता जाए। और कुछ ये भी कारण लोग बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की सलाह मानकर अंग्रेजों ने भारत में कुछ रक्षात्मक नीति अपनाई थी। तो आइए पढ़ते हैं इसके लाने के पीछे इसकी योजना क्या थी। तो क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन भारत में आया था। ये 22 मार्च 1942 को 22 मार्च 1942 को इसके अध्यक्ष थे स्टूफोर्ड क्रिप्स। और दो सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। इसमें दो सदस्य थे, 3 सदस्य था अगर आप कहें तो। इसको लाने के सबसे बड़ा कारण यही था कि मैं आपको बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें अंग्रेजी सेनाओं की बुरी तरह से हार हो रही थी और सिंगापुर, मलाया और रंगून में अंग्रेजी सेना हार चुकी थी। और हारने के कारण भारत पर यह संकट मंडरा रहा था कि कहीं जापान जो है भारत पर अंग्रेजी सेनाओं का बदला लेने के लिए आक्रमण कर दे। और इस संकट को टालने के लिए अंग्रेजी सरकार रक्षात्मक नीति अपनाती है और भारत में स्टूफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत में क्रिप्स मिशन भेजती है। इसके लाने के पीछे जो कारण यह था कि अंग्रेजी सेनाओं की हार हो रही थी और भारत पर यह संकट मंडरा रहा था कि कहीं अंग्रेजों का बदला लेने के लिए जापान भारत पर आक्रमण न कर दे। इसकी योजना क्या थी? आइए इसकी योजना पे देखते हैं। इसकी योजना यह थी कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को एक पृथक होने का अधिकार दे दिया जाएगा, साथ ही साथ भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाएगा। युद्ध समाप्त होने के बाद युद्ध जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद भारत को पृथक होने का अधिकार दे दिया जाएगा और साथ ही साथ भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है कि अंग्रेज नियम कानून बनाएंगे और भारतीय शासन करेंगे, लेकिन नीतियां कौन बनाएंगे? अंग्रेज बनाएंगे। और साथ ही साथ इसमें भारतीय इसके मेंबर होंगे। दूसरी बात, संविधान निर्मात्री का गठन किया जाएगा। संविधान निर्मात्री का गठन किया जाएगा और गठन करने के बाद जो संविधान निर्मात्री सभा गठन करेगी संविधान बनाने के लिए, उससे भारतीयों का संविधान लिखा जाएगा और साथ ही साथ ब्रिटिश भारत और देसी रियासत दोनों इसके मेंबर होंगे। साथ ही साथ ब्रिटिश भारत
और देशी रियासतों के लोग इसके सदस्य होंगे। इसके सदस्य होंगे। उसके बाद संविधान निर्माण करने वाली जो सभा होगा उसका चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निम्न सदन द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। संविधान निर्माण करने वाली संविधान निर्माण संविधान निर्माण करने वाली सभा का चुनाव संविधान निर्मात्री या संविधान निर्माण करने वाली सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के निम्न सदन द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। यानी संविधान निर्मात्री सभा का जो गठन किया जाएगा उसमें मेंबर ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के लोग शामिल होंगे। साथ ही साथ जो संविधान निर्माण करने वाली सभा होगी उनका चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निम्न सदन द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। जब इतना किया गया उसके बाद इसमें तीसरी सबसे खास बात थी जाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना। चौथा सबसे खास बात था कि जाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना। यह था कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य कार्य। ये 3 प्रमुख कार्य थे। ध्यान रखिए, सबसे पहला कार्य क्या था कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा भारतीयों को अलग होने का अधिकार दे दिया जाएगा, अंग्रेजों से यानी ब्रिटिश शासन से अलग होने का अधिकार दे दिया जाएगा और साथ ही साथ उनको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाएगा। दूसरी बात, संविधान निर्मात्री का गठन किया जाएगा। साथ ही साथ ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के लोग इसके सदस्य होंगे। तीसरा, संविधान निर्माण करने वाली सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के निम्न सदन द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट ये था, इसमें सुझाव ये था कि जाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने का मुख्य इसका उद्देश्य था। यही इस मिशन का प्रस्ताव था। जब यह सुझाव दिया गया उसके बाद अंग्रेजी सरकार इस नए संविधान को स्वीकार करेगी, लेकिन उसके लिए उसने 2 शर्तें रख दी। पहली शर्त क्या रखा? पहली शर्त रखा कि जो एक या अधिक प्रांत इस नए संविधान को स्वीकार ना करे। जो नया संविधान बनाया जाएगा उस संविधान को स्वीकार ना करे, उन्हें एक अलग संघ अथवा संविधान बनाने
बनाने की अनुमति होगी। पहली शर्त है, पहली शर्त में देखिए उन्होंने क्या रखा, जो एक या अधिक प्रांत यानी कोई प्रांत, एक प्रांत या उससे अधिक प्रांत जो संविधान बना है अगर उसको स्वीकार नहीं कर रही है तो एक अलग संघ के रूप में वो अपना एक अलग संविधान बना सकते हैं, यानी वो अपने लिए एक अलग संविधान का निर्माण कर सकते हैं अपने संघ, अपने राज्यों की आवश्यकता के अनुसार। दूसरा, अंग्रेज सरकार इस नए संविधान बनाने वाली संस्था से एक संधि करेगी। संधि में क्या करेगी, सहमति देगी कि ठीक है आप लोग जो है जो संविधान बनाए हैं वो अपनी इच्छा अनुसार बनाया है आप लोगों ने, इसलिए चलिए हम आपकी इस संधि को मानते हैं और जो शर्तें हैं हमारी शर्तों को मान लीजिए और अपने संविधान को अपने यहाँ लागू कर दीजिए। जब ये दो शर्तें अंग्रेज रखते हैं उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव का स्वीकार कर दिया। जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर देते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी इसकी आलोचना करते हैं। आलोचना में कहते हैं कि दिवालिया बैंक का एक अंतिम तिथि का चेक है। इसकी आलोचना में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि दिवालिया बैंक का अंतिम तिथि का चेक है। अंतिम तिथि का चेक है। इसकी आलोचना जवाहरलाल नेहरू इस प्रस्ताव की आलोचना में कहते हैं कि दिवालिया बैंक का अंतिम तिथि का चेक है और गांधी जी ने अग्रिम तिथि का चेक कहा। गांधी जी ने इसकी आलोचना करते हुए अग्रिम तिथि का चेक कहा। किसको? क्रिप्स मिशन को। थैंक यू दोस्तों।